गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना दूध जैसा संतुलित भोजन दूसरा नहीं है। यही एक भोजन है कि जिसमें प्रकृति ने शरीर के लिए सभी जरूरी तत्व जमा कर दिए हैं। हमारे शरीर के अणु या बॉडी सेल्स में जो भी टूट फूट होती है उनकी सबसे अच्छी पूर्ति दूध से ही होती है, क्योंकि दूध में शरीर निर्माण के समस्त तत्व, नया रक्त बनाने वाले सारे तत्व उचित परिमाण में, उचित मात्रा में पाए जाते हैं और दूध सरलता से पच भी जाता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दूध का अधिकांश भाग लगभग 87% जल होता है। शेष 13% में चिकनाई, चीनी, चूना, प्रोटीन आदि पदार्थ होते हैं। गंधक, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, खनिज पदार्थ भी अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। दूध की चिकनाई को वैज्ञानिकों ने सर्वोत्तम बतलाया है, पर इसका आशय घी या मक्खन से नहीं है। जब तक ये चिकनाई दूध में मिली रहती है तभी तक उसको सुपाच्य माना जाता है और वो सहज में ही शरीर में मिल भी जाती है। इसका कारण यही है कि ये चिकनाई बहुत ही सूक्ष्म कणों के रूप में समस्त दूध में फैलती रहती है और इसी की वजह से घंटे भर में ही हमारे शरीर में रस और रक्त में मिल जाती है। इसके प्रभाव से हमारे शरीर में हड्डियों के जोड़ और संधि बंधन लचीले बने रहते हैं। पर जैसे जैसे ये मलाई मक्खन और घी के रूप में परिवर्तित होती जाती है, वैसे वैसे ही ये अधिकाधिक गरिष्ठ और दुष्पाच्य बन जाती है। इसीलिए मलाई आदि से कितने ही लोगों को अपच, दस्त, उल्टी आदि की शिकायतें पैदा हो जाती हैं। दूध में लोहे की मात्रा भी बहुत कम होती है, पर यह लोहा भी अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में होने से सहज ही बड़े आसानी से रक्त में मिल जाता है। लोहे से ही रक्त का रंग लाल बनता है। इसीलिए जो लोग नियमित रूप से दूध का उपयोग करते रहते हैं उनका रक्त प्रायः शक्तिशाली रहता है और रोगों का मुकाबला अच्छी प्रकार से कर पाता है। अन्य अनेक पदार्थों में भी लौह पाया जाता है और शक्तिवर्धन के उद्देश्य से खाई जाने वाली टॉनिकों में भी लोहा रहता है, पर वो रक्त में शीघ्र नहीं मिल पाता और इसीलिए उसका इतना लाभ नहीं होता जितना दूध में मिले हुए लौह का होता है। लैक्टोज या दूध की चीनी में कई विशेषताएं पाई जाती हैं। हमारी बड़ी आंत उसे बहुत जल्दी सोख लेती है और उसके प्रभाव से शरीर की बहुत सारी खराबियां, आंत की बहुत सारी खराबियां सहज में दूर हो जाती हैं। बच्चों के लिए ये चीनी बड़ी गुणकारी होती है। इसीलिए जिन शिशुओं को आवश्यकता पड़ने पर ऊपरी दूध पिलाया जाए तो उसमें ऊपर से बहुत ही कम चीनी मिलानी चाहिए। इसका ध्यान न रखने से दूध दुष्पाच्य हो जाता है और दूध की नैसर्गिक चीनी का प्रभाव नगण्य रह जाता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस भी दूध में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और ये हड्डियों के निर्माण और सुदृढ़ता के लिए आवश्यक माने गए हैं। इसीलिए जिन बच्चों को आरंभ से शुद्ध दूध मिलता रहता है उनकी वृद्धि अपेक्षाकृत शीघ्र होती है और उनका शरीर पुष्ट तथा शक्ति संपन्न हो जाता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन बहुत उच्च कोटि का होता है और उससे शारीरिक अंगों के निर्माण में बड़ी सहायता मिलती है। मांसाहार के पक्षपाती प्रोटीन की अधिकता के कारण ही मांस को उपयोगी बतलाते हैं, पर मांस में पाए जाने वाला प्रोटीन दूध के प्रोटीन की तुलना में बहुत घटिया होता है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो दूध की प्रोटीन की अपेक्षा बहुत देर में पचता है। सन 1885 में जापानी सेना के बहुत सारे सिपाहियों में बेरी नाम का रोग फैल गया। उसके कारणों की जांच करते हुए डॉक्टरों को ये शंका हुई कि इसका कारण कदाचित मशीन के द्वारा साफ किए हुए चावलों का प्रयोग करना है। तब उन्होंने सिपाहियों को साधारण रीति से चावल साफ करने का आदेश दिया और वो रोग मिट गया। इस घटना से वैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुंचे कि खाद्य पदार्थों में कोई ऐसी प्रभावशाली शक्ति होती है
कि जिसके अलग हो जाने पर वो पदार्थ जैसा का तैसा दिखाई देने पर भी प्रभावहीन हो जाता है। तब से खाद्य वैज्ञानिक निरंतर इस बात की खोज करते रहे और सन 1912 में ये सिद्ध किया गया कि सब खाद्य पदार्थों में विटामिन नाम का एक रासायनिक तत्व रहता है। यही तत्व प्राणियों के शरीर में जीवनी शक्ति की वृद्धि करता है और स्वास्थ्य को स्थिर रखता है। उसके पश्चात ये खोज जारी रही और 5 प्रकार के मुख्य तथा अन्य कई प्रकार के छोटे मोटे विटामिनों के नाम तथा लक्षण निर्धारित कर दिए गए। वैज्ञानिकों ने इस बात का भी अन्वेषण किया कि कौन सा विटामिन किस पदार्थ में कितने परिमाण में है। अंत में बहुत अधिक परिश्रम तथा जांच पड़ताल के बाद उन्होंने समस्त मुख्य खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विटामिनों की एक तालिका बनाकर, एक सूची बनाकर तैयार कर दी, जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी ये निर्णय कर सके कि उसके शरीर को जिस विटामिन की आवश्यकता है वो उसे पर्याप्त परिमाण में सुविधा पूर्वक किस पदार्थ का प्रयोग करने से प्राप्त हो सकेगा। इस सूची पर दृष्टि डालने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि विटामिन अथवा खाद्य प्राण की दृष्टि से दूध का स्थान बहुत ऊंचा है। यूं तो पालक, सलाद आदि 2-4 हरे पत्तेदार शाकों को यदि कच्चा खाया जाए तो उनमें सबसे अधिक विटामिन प्राप्त हो सकते हैं, पर जिन ऊंचे दर्जे की भोज्य वस्तुओं का प्रयोग हम अधिक परिमाण में नियमित रूप से किया करते हैं, उनमें दूध का ही स्थान सर्वोपरि है। लोग मांस, मछली, अंडे आदि को बहुत ताकतवर बतलाया करते हैं, पर ये तमाम पदार्थ विटामिन की निगाह से दूध से घटकर हैं। यही कारण है कि दूध का ठीक ढंग से उपयोग करने वालों का शरीर और स्वास्थ्य निर्दोष तथा स्थायी रहता है। दूध दही का सेवन करने वाले दीर्घजीवी होते हैं, ये बात तो हम पहले ही बता चुके हैं। ताजे दूध में A, B, C, D और E 5 मुख्य विटामिन तथा B1 और B2 दोनों उपविटामिन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। मांस, मछली आदि किसी आमिष जातीय पदार्थ में ये 7 विटामिन एक साथ नहीं मिलते। इन विटामिनों में सबसे प्रथम स्थान विटामिन ए का है, जिससे शरीर को उचित पोषण प्राप्त होता है और वृद्धि की गति संतोषजनक रहती है। जिन बच्चों को विटामिन ए ठीक तरह से नहीं मिलता, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उन्हें सूखा नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से बड़ी आयु वालों को भी कई तरह के नेत्र रोग, क्षय, खांसी, संघृणी आदि हो जाती है। दूध से विटामिन ए बहुत अच्छे रूप में मिलता है और यदि पकाने में उसे नष्ट न किया जाए तो सारी ये बीमारियां जो ऊपर बतलाई गई हैं सब दूर हो सकती हैं। विटामिन बी भी दूध में पाया जाता है। ये ज्ञान तंतुओं के पोषण के लिए अनिवार्य माना गया है। हड्डियों के जोड़ों को भी ये ठीक दशा में रखता है। इस देश में जो लूले, लंगड़े, कुबड़े अधिक संख्या में पाए जाते हैं, इसका एक कारण ये भी है कि दूध की कमी से उनको विटामिन बी नहीं मिलता और इससे उनमें अस्थि संबंधी दोष पैदा हो जाता है। विटामिन सी के अभाव से दांतों और मुंह के रोग विशेष रूप से उत्पन्न होते और बढ़ते हैं। पायरिया नामक भयंकर मुंह का रोग विटामिन सी की कमी की ही देन है। संधियों का कड़ापन और दर्द, गठिया और दूध की कमी, आलस से बने रहना आदि शिकायतें विटामिन सी द्वारा आसानी से दूर की जा सकती हैं। दूध में ये विटामिन पाया जाता है, पर यह दूध को बर्तन में उबालने से शीघ्र नष्ट हो जाता है। इसीलिए जिन लोगों को दूध के इस विटामिन का यानी कि विटामिन सी का लाभ उठाना हो, उनको दूध बंद बर्तन में भाप पर उबालना चाहिए। विटामिन डी और ई भी दूध में पाए जाते हैं और इनसे शरीर रक्षण शक्ति तथा संतानोत्पादक शक्ति की वृद्धि होती है। विटामिन डी के अभाव से संधिवात तथा मधुमेह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं और विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का दोष बढ़ जाता है। यद्यपि दूध में विटामिन काफी मात्रा में पाए जाते हैं और वे आसानी से रस और रक्त में मिलकर शरीर को बहुत लाभ पहुंचाते हैं, पर इसके लिए उनको दूध में सुरक्षित रखना आवश्यक है। खेद है
कि आजकल जिस प्रकार दूध को प्रयोग में लाया जाता है उससे ये विटामिन सुरक्षित नहीं रह पाते। बाजार के हलवाइयों के यहाँ जो दूध बिकता है वो तो प्रायः कई घंटे तक भट्टी पर पका करता है और उसकी चिकनाई मोटी मलाई के रूप में पृथक हो जाती है। इसकी वजह से दूध के अधिकांश विटामिन जल जाते हैं और वह पचाने में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। घरों में भी दूध में अधिक पानी मिलाकर उसे देर तक औटाते रहते हैं। लोग समझते हैं कि ऐसा करने से दूध अधिक स्वादिष्ट हो जाता है, पर यह सब भ्रम है। भले ही हो सकता है कि दूध स्वादिष्ट भी हो जाए, फिर भी खुले बर्तन में दूध को देर तक पकाने से उसका जीवन तत्व, उसके विटामिन निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं और एक प्रकार का जला हुआ पदार्थ का ही परिणाम उत्पन्न करते हैं। दूध को किस प्रकार प्रयोग में लाया जाए, इस पर विचार करते हुए एक अनुभवी चिकित्सक ने लिखा है कि सामान्यतः दूध को 4 प्रकार से काम में लाया जाता है। पहला, कच्चा दूध। दूसरा, सीधी आंच पर एक उबाल आने तक गर्म किया हुआ दूध। तीसरा, कुकर में या भाप के द्वारा गर्म किया हुआ दूध। और चौथा, मंदी आग पर देर तक गर्म किया हुआ दूध। प्राकृतिक चिकित्सा के मतानुसार कच्चा दूध सबसे अच्छा और लाभदायक है क्योंकि उसके सारे विटामिन और क्षार यथावत रहते हैं। पर इसके लिए प्रथम तो दूध दुहने के पश्चात तुरंत ही पी लिया जाए और दूसरे, वो निरोग पशु का होना चाहिए। यदि उसे कुछ देर बाद भी काम में लाना हो तो गीली बालू पर या पानी भरे किसी कुंडे में रखना चाहिए। एक गीला कपड़ा अच्छी तरह दूध के बर्तन पर लपेट देना चाहिए जिससे वो ठंडा और ताज़ा बना रहे। ऐसा दूध पके दूध की अपेक्षा अधिक सारक अर्थात पेट को साफ करने वाला होता है और उसका विटामिन सी पूर्णतया सुरक्षित रहता है। मामूली आंच पर एक उफान तक पकाया दूध भी काम में लाया जा सकता है। उस पर जो पतली मलाई की झिल्ली पड़ जाती है वो उसे बाहरी हवा के स्पर्श से बचाती है, जिससे दूध का विटामिन ए सुरक्षित रहता है। अगर दूध को ढक कर पकाया जाए तो भी ये लाभ मिल सकता है। जो दूध देर का दुहा हो या जो अनजान तथा अविश्वस्त व्यक्तियों से खरीद कर लिया हो, उसे हमेशा पकाकर पीना ही ठीक रहता है, क्योंकि देर तक बिना किसी व्यवस्था के रखे रहने से उसमें कीटाणु, बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और बाजारों बेचने वाले उसमें हर तरह का पानी या घटिया दूध मिला देते हैं। पर इस दूध को आग पर पकाने के बजाय अगर आग पर खौलते हुए पानी के बर्तन में रखकर गर्म कर लिया जाए या भाप के चूल्हे अर्थात कुकर में पका लिया जाए तो वह अधिक लाभदायक बना रहता है। उसका विटामिन सी अधिकांश में सुरक्षित रहता है और अन्य पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होने पाते। पर इस प्रकार भी दूध को 30-40 मिनट से ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो वो गाढ़ा होकर कब्ज पैदा कर सकता है। मंदी आंच पर कई घंटे तक पकाया गया दूध प्रायः बादामी रंग का हो जाता है और उस पर मोटी मलाई भी जम जाती है। ये दूध स्वास्थ्य की दृष्टि से पीने लायक नहीं होता। वो आसानी से हजम नहीं होता और कब्ज पैदा करता है। वो साधारणतः दही जमाने या घी निकालने के लिए ही उपयुक्त होता है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।